हिंदी में एक मुहावरा है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। उसी तरीके से टैक्स बचाने के सारे तरीके, सारे जुगाड़ एक तरफ और ये तरीका एक तरफ। जो न्यू टैक्स रजीम आई है उसमें 0 से 4 लाख रुपए तक जो टैक्स स्लैब बनती है वो है 0%। मैं बोलूं ये टैक्स स्लैब हो सकती है डबल, यानी 8 लाख तक 0% टैक्स लगेगा। आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर पहले 1,25,000 तक आपको एग्जम्पशन मिलता है। मान लो ये लिमिट आपके लिए हो जाए डबल, 2,50,000 रुपए। 80 से में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 1.5 लाख की लिमिट मिलती है। मान लो वो भी डबल होकर 3 लाख रुपए हो जाए। ये सारे जुगाड़ पॉसिबल हैं अगर आप जानते हैं HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंसेप्ट के बारे में। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है LLA की बिजनेस बेसिक सीरीज के एपिसोड नंबर 5 में, और आज हम बात करने वाले हैं HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचा सकते हैं बल्कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट्स ले सकते हैं, प्लस अपने IPO मिलने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन HUF कौन बना सकता है, कैसे बना सकता है, इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है और कौन कौन से रजिस्ट्रेशन आपको इसके बाद करवाने पड़ते हैं, इसमें कैसे टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हैं, इसमें कौन सी तरह की इनकम आप ऐड कर सकते हैं, HUF का डिवीजन कैसे होता है, क्या HUF लोन ले सकता है। एंड चूंकि मैं अकेला क्वालिफाइड नहीं हूं HUF को आपको गहराई से समझाने के लिए, तो मैंने फिर से बुलाया है हमारे बहुत अच्छे दोस्त और मेंटर CA अनूप भाटिया को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जागरूक RJ और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल लेबर लॉ एडवाइजर। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं हमारे आज के प्रायोजक ओडू की। ओडू एक वन स्टॉप बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो आपके बिजनेस की सारी जरूरतों जैसे कि CRM, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को एक ही जगह पूरी कर देता है। ओडू के बारे में मैंने आपको अपने पिछले कई वीडियोस में बताया, लेकिन अगर आप ओडू के बारे में और जानने के साथ साथ मुझसे भी मिलना चाहते हैं तो ओडू ऑर्गेनाइज कर रहा है 13th and 14th अगस्त को गांधीनगर गुजरात में इंडिया की सबसे बड़ी टेक एंड बिजनेस इवेंट ओडू कम्युनिटी डेज। इस इवेंट को 20,000 लोग अटेंड करने वाले हैं और यहां पर आपको मिलेगा बहुत कुछ, 200 प्लस टॉक्स, लाइव सेशंस और ओडू के लेटेस्ट वर्जन का डेमोज भी। साथ ही साथ आप मुझसे और बहुत सारे दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के साथ इस इवेंट में आप इंटरेक्ट कर पाएंगे। फिर चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो या भविष्य में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, ये इवेंट आपके लिए है और कंप्लीटली फ्री है, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, जिसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आपने अक्सर देखा होगा कि शहर में एक पुरानी शॉप होगी जो दादा ने शुरू करी थी और दादा दादी दोनों मिलकर उसे चलाते थे। उसके बाद उनके बच्चे, बच्चों की वाइफ, एवरीवन यूज्ड टू कंट्रीब्यूट इन दैट बिजनेस और वो बिजनेस धीरे धीरे बड़ा हो गया। बिजनेस करने के, परिवार चलाने के इसी तरीके को जब इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया उसमें एक विशेष स्थान दिया गया और उसे बोला गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ऐसा हिंदू परिवार जो डिवाइडेड नहीं है बल्कि साथ में जुड़कर व्यापार करता है, काम करता है, निवेश करता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए शर्मा जी के परिवार में 4 लोग हैं। शर्मा जी खुद, उनकी वाइफ और 2 एडल्ट बच्चे। इन चारों ही व्यक्ति का अपना एक पैन कार्ड होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में, लेकिन इन चारों को ही एज अ कंबाइंड यूनिट HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोला जाएगा। और अगर इस एंटिटी का वो इनकम टैक्स के पास रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसका भी एक सेपरेट पैन हो जाएगा। मतलब इनकम टैक्स की नजर में इस परिवार में 4 नहीं बल्कि 5 व्यक्ति हैं और इस 5वें व्यक्ति को इनकम टैक्स से लेकर IPO एप्लीकेशन तक वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो एक इंडिविजुअल को मिलते हैं। और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, अगर आपने ऑलरेडी अपनी एक HUF बना रखी है और उसका एक डीमैट अकाउंट नहीं खुला रखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक दे रहा हूं। मैंने अपना HUF अकाउंट भी जीरोधा के साथ ही ऑपरेट किया है। आप नीचे दिए गए लिंक पर जाइए, वहां पर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी ऐड करने के बाद ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करिए HUF और उसके बाद अगर आप उस लिंक के थ्रू जाते हैं तो आपको पर्सनलाइज सपोर्ट भी मिल जाएगा अपना HUF ओपन कराने के लिए। HUF के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसे केवल हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट व्यक्ति ही भारत में खुला सकते हैं, बाकी रिलीजन के लिए ये एंटिटी अवेलेबल नहीं है। तो हमारी जो शर्मा जी की HUF थी उसका एक मैनेजर होता है जिसे बोला जाता है कर्ता, जो बाय डिफॉल्ट शर्मा जी ही होते हैं, जो परिवार में सबसे सीनियर है। अगर मान लीजिए शर्मा जी को कुछ हो जाता है, जैसे कि वो बीमार हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो परिवार में सबसे सीनियर मेंबर है वो कर्ता बन जाता है। एक HUF में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन्हें 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक होते हैं को पार्टनर और एक होते हैं मेंबर। इनमें क्या डिफरेंस है? को पार्टनर और मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट ऐसे समझिए, सिंपली बोलता हूं, को पार्टनर वो व्यक्ति है जो परिवार में जन्म से जुड़ता है और मेंबर वो व्यक्ति है जो को पार्टनर भी हो सकता है और जन्म के अलावा अदरवाइज भी जुड़ता है। जैसे मेरे फादर के HUF में मैं, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, ये सब मेंबर्स हैं। मेरे फादर भी मेंबर हैं। अब मेरे फादर को पार्टनर हैं, मैं को पार्टनर हूं, मेरी सिस्टर को पार्टनर है, परंतु मेरी मदर और मेरी वाइफ
ये को पार्टनर नहीं है। आप बोलेंगे अनूप जी इससे क्या फर्क पड़ता है? को पार्टनर दोस्तों वो व्यक्ति है जो परिवार में पार्टीशन मांग सकता है, एचयूएफ में पार्टीशन मांग सकता है, पर जो मेंबर है परंतु को पार्टनर नहीं है, जो शादी से जुड़ते हैं वो को पार्टनर नहीं है, उन्हें परिवार के पार्टीशन के समय परिवार की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। 2005 के हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया जिसके तहत जो महिलाएं हैं वो अपनी पेरेंटल एचयूएफ में को पार्टनर बने रहेगी इवन आफ्टर मैरिज, मतलब उनकी जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसमें उनका हक बरकरार रहेगा। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एचयूएफ बनता कैसे है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि जब एक कपल क्रिएट होता है, यानी एक लड़का एक लड़की की शादी होती है, तो प्राइमरीली ये एक एचयूएफ का क्रिएशन हो चुका है। लेकिन कुछ इस पर वेराइड ओपिनियंस भी चलती हैं और कुछ लोग ये मानते हैं कि साहब जब उनका एक इशू होता है, यानी उनका एक कोई बच्चा बेटा या बिटिया होती है, तब वो एचयूएफ अपने आप में एक इनिशिएशन बनता है। ये अपने आप में एक स्मॉलेस्ट एचयूएफ एंटिटी है। तो एचयूएफ बना कैसे? विवाह से एचयूएफ बना, मैरिज से एचयूएफ बना। तो अगला क्वेश्चन आता है कि इनकम टैक्स पर्पसेस से एचयूएफ कैसे बनता है? इनकम टैक्स पर्पसेस से एचयूएफ तब बनेगा जब आप एचयूएफ का एक पैन अप्लाई करें। जैसे ही आपका पैन कार्ड जारी हो जाएगा, इनकम टैक्स की नज़र में आपकी एचयूएफ फॉर्म है। तो आखिर इनकम टैक्स की नजर में एचयूएफ को रजिस्टर कैसे किया जाता है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का एफिडेविट स्टैम्प पेपर पर बनाना होता है जिसमें आपको अपने एचयूएफ के सभी मेंबर जैसे कि शर्मा जी, उनकी वाइफ, बच्चों के नाम ऐड करने होते हैं। इसके बाद आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर पैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक बार आपके पास अपना पैन आ गया तो आप एचयूएफ का सेपरेट बैंक अकाउंट, जीएसटी, इवन डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एचयूएफ डीमैट अकाउंट ओपन करने का स्टेप बाय स्टेप हम ट्यूटोरियल ट्यूसडेज में बनाए तो नीचे कमेंट कर देना, बना दो। अब आपने सारा तामझाम तो कर लिया, लेकिन आप पूछेंगे आखिर एचयूएफ में हम कैपिटल लेके कैसे आएंगे जिससे या तो हम बिजनेस कर सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें, कैपिटल गेन अर्न कर सकें और टैक्स बेनिफिट हमें हो। एचयूएफ में कैपिटल लाने के या प्रॉपर्टी लाने के मुख्यतः 4 तरीके हैं। सबसे पहले जो आपकी एंसेस्ट्रल कैपिटल है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो विल के थ्रू एचयूएफ को मिल सकती है। दूसरा होता है गिफ्ट, लेकिन उसके टैक्स को हमें डिटेल में समझना होगा। तीसरा होता है बिजनेस इनकम और चौथा होता है कैपिटल गेन के थ्रू इनकम। अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को समझिएगा। मेरे पिताजी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, अनफॉर्चुनेटली उनके जाने के बाद वो संपत्ति मेरे पास में आ गई। क्या वो मेरी एचयूएफ की संपत्ति है? नहीं, वो तो मैंने इनहेरिट करी है मेरे पिताजी से। तो बोले फिर एचयूएफ की कैसे होगी? मेरे दादाजी की कोई संपत्ति चली थी और वो चलते चलते इस प्रकार से मेरे पास में आई, इनहेरिटेड होते होते, दैट कैन बी ट्रीटेड टू बी अ एचयूएफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इनहेरिटेंस मीन्स व्हाट, कि कॉमन एंसेस्टर से जो संपत्ति फ्लो करती है दोस्तों, वो एचयूएफ की संपत्ति होती है। दूसरा तरीका, मेरे फादर अपनी संपत्ति मेरी एचयूएफ को दे गए विल से। अनफॉर्चुनेटली उनके जाने के बाद में वो संपत्ति, क्योंकि उन्होंने विल में लिखा था कि ये मेरे बेटे की एचयूएफ की संपत्ति होगी, तो फिर वो एचयूएफ की हो गई। मेरे फादर ने, मेरे मदर ने या मेरे किसी रिलेटिव ने, फॉर एग्जांपल मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर, उन्होंने मेरी एचयूएफ में गिफ्ट कर दी संपत्ति, क्योंकि वो सब जो सदस्य मैंने बात करी वो मेरी एचयूएफ का हिस्सा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जब ये लोगों ने मेरी संपत्ति एचयूएफ की कोई बनाई उनके रहते रहते गिफ्ट के रूप में, तो ये गिफ्ट एचयूएफ के लिए टैक्सेबल है। तो सर टैक्सेबल है तो इसका मतलब क्या हुआ? सपोज मेरे फादर ने 50 लाख रुपीज़ की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की कोई प्रॉपर्टी प्लस 10 लाख के शेयर प्लस 5 लाख का कैश, यानी चेक के थ्रू ट्रांसफ़र करके मेरे एचयूएफ में दे दिया। कितना रिस्की मैटर है साहब, ये 50 लाख की प्रॉपर्टी, 10 लाख के शेयर, 5 लाख का कैश, ये सब मेरे हाथ में, मेरी एचयूएफ के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो बोले ये तो अनूप जी खतरनाक है। तो दोनों तरफ हम पकड़े जा रहे हैं, दोनों तरफ पकड़े जा रहे हैं। मतलब पहला, जहाँ पर आप स्वयं अपनी एचयूएफ में पैसे दे रहे हो वहाँ पर क्लबिंग दिखती है, और जहाँ पर जो लोग आपके मेंबर्स नहीं हैं वो आपको गिफ्ट देते हैं, चाहे रियल एस्टेट दे दें, चाहे वो आपको शेयर्स दे दें, चाहे वो आपको गोल्ड दे दें, चाहे वो आपको ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर दे दें, चाहे वो आपको कैश दे दें, ये सब चीज़ें एचयूएफ के हाथ में टैक्सेबल हो रही हैं। तो जब, और मेरा ये अनुभव है कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को ध्यान रखे बिना ही अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। कह रहे क्या जाता है, एक चेक ही तो लेना है। नहीं साहब समझिए, चेक किसी थर्ड पार्टी से लेंगे जो एचयूएफ का सदस्य नहीं है, तो क्या आप उस पर टैक्स देने को राजी हैं? तो चलो इसको सिंपल करते हैं। मेरे फादर, मैंने एचयूएफ बनाई, मेरे फादर बोले अनूप मैं आपके एचयूएफ में पैसे देना चाहता हूँ। मैंने बोला पापा 4 लाख देना बस। बोले क्यों? मैं तो 40 देना चाह रहा हूँ। मैंने कहा धीरे धीरे चलेंगे। 4 लाख दिया, टैक्सेबल है, पर 4 लाख तक तो टैक्स लायबिलिटी नहीं लेना।
पापा बोले थोड़ा और ले ले, मैंने कहा पापा 8 लाख दे दो। बोले फिर फाइनेंशियल ईयर 25-26 पहले 4 लाख पर टैक्स नील, अगले 4 लाख पर टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी 20,000। मैंने 20,000 दे करके 8 लाख की कैपिटल मेरी एचयूएफ में बना ली। ये प्लानिंग सोची समझी प्लानिंग है। अब मेरी एचयूएफ में मैंने 8 लाख का टैक्सेबल इनकम बोला और 20,000 रुपये का टैक्स भी दे दिया। 20,000 रुपये में टैक्स में अगर आपके 8 लाख की नंबर 1 की कैपिटल एचयूएफ में बन रही है, क्या बुरा है दोस्तों? तो आप मेरे कहने का मतलब समझिए, स्वयं की राशि तो एचयूएफ में देने का कोई तत्व नहीं है। दूसरों से लेंगे गिफ्ट तो धीरे धीरे लीजिए, एक साथ बड़ी बल्क राशि ले लेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। हर साल लीजिए 4-4 लाख, कौन रोक रहा है? तो जब आप हर साल 4-4 लाख ले रहे हैं तो एक और तो पिछले 4 लाख की इनकम टैक्सेबल होगी, दूसरी ओर जो नया 4 लाख आ रहा है वो टैक्सेबल है। थोड़ा थोड़ा टैक्स देके एचयूएफ में कॉर्पस बनाते जाएंगे। आई होप दैट इज वेयर वी आर रियली गोइंग टू बी वर्दी टू यू। आप एचयूएफ के नाम से कोई बिजनेस करते हैं, फॉर एन एग्जांपल एक शॉप है, उस शॉप पे कभी मैं बैठता हूँ, कभी मेरी वाइफ बैठती हैं, कभी मेरे बच्चे संभाल लेते हैं, तो ये भी एचयूएफ में बिजनेस इनकम हो सकती है। एचयूएफ के एफडीज हो सकती हैं, एचयूएफ के शेयर्स हो सकते हैं, एचयूएफ के बॉन्ड्स हो सकते हैं। पर हाँ, एक गलती मुझे लगता है जो लोग करते हैं, एचयूएफ के नाम से कमीशन की एंट्री ले लेते हैं कि अनूप जी क्या जाता है एचयूएफ में कमीशन की इनकम। तो मैं थोड़ा सा इस प्रैक्टिस को प्रमोट नहीं करता। मेरी राय में एचयूएफ में कमीशन की इनकम का लॉजिक समझ नहीं आता। फॉर एन एग्जांपल, मेरे एक फ्रेंड ने प्रॉपर्टी खरीदी, मेरा रेफरेंस था, तो जो बिल्डर था वो कमीशन पास ऑन करना चाहता था। उसने बोला अनूप जी आपके नाम पेमेंट करता हूँ। मैंने कहा मुझे तो 30% लगेगा, आप मेरी एचयूएफ के नाम कमीशन रूट कर दो। तो साहब एचयूएफ ने कौन सा ऐसा काम किया जो उसको कमीशन इनकम आई? वो तो इंडिविजुअल ने किया था। तो यूजुअली मेरे जैसे लोग एचयूएफ में कमीशन की इनकम को इग्नोर करने का सजेशन देते हैं। अब देखो इन क्रक्स ध्यान से समझो। एचयूएफ इवन दो इनकम टैक्स की नजर में एक सेपरेट व्यक्ति है, लेकिन एचयूएफ एक चलता फिरता इंसान तो है नहीं जो जगह जगह जाकर माल बेच ले या फिर कोई मजदूरी कर ले या उसको सैलरी मिल जाए। जी नहीं, एचयूएफ में आप एक तरीके से ऐसी पैसिव इनकम ऐड कर सकते हैं जो बिना किसी व्यक्ति के या एज अ परिवार आप अर्न कर रहे हैं, जैसे कि इंटरेस्ट, रेंटल, डिविडेंड, कैपिटल गेन। ये सारी जो इनकम है ये एचयूएफ में ऐड की जा सकती है। एचयूएफ में कैपिटल ऐड करने के बाद उसे किस जगह पर निवेश करके आप कैपिटल गेन कमा सकते हैं या रेंटल इनकम ले सकते हैं वो समझते हैं। एचयूएफ इन माय ओपिनियन शुड नॉट एक्वायर रियल एस्टेट। व्हाई? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सपोज आरजे की वाइफ और आरजे की बिटिया एक एचयूएफ है। अब आरजे की बिटिया एक माइनर है। आरजे की एक प्रॉपर्टी है जयपुर में, वो मेरे को 80 लाख रुपीस में बेचना चाहते हैं। मैंने खरीद भी ली प्रॉपर्टी। तो आरजे ने रजिस्ट्री एग्जीक्यूट करी इन द कैपेसिटी ऑफ कर्ता ऑफ एचयूएफ। कल आरजे की बेटी बड़ी हुई एंड ही रेज्ड एन ऑब्जेक्ट कि अंकल आपने ये प्रॉपर्टी कैसे खरीद ली? क्योंकि मैं माइनर थी, मेरे तो इंटरेस्ट का ध्यान ही नहीं रखा, मेरे पापा ने मुझे उसमें से कोई पैसे ही नहीं दिए। इसलिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि एचयूएफ में आप मूवेबल एसेट लीजिए, एचयूएफ में आप शेयर लीजिए, इन्वेस्टमेंट करिए, म्यूचुअल फंड करिए, डिवेंचर्स लीजिए, ज्वेलरी लीजिए। पर अगर आप एचयूएफ में रियल एस्टेट ले रहे हैं तो कल अगर बेचते समय कोई माइनर है तो आपका टाइटल डिफेक्टिव जा रहा है सामने वाले को। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको लोग ध्यान नहीं रखते, जिसमें कभी भी खरीदने वाला भी फंसेगा। कुछ लोग इसमें पूछते हैं कि क्या एचयूएफ के डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग की जा सकती है? मैं कहूंगा हाँ, की जा सकती है एचयूएफ के डीमैट अकाउंट से, लेकिन इससे जो भी इनकम होगी वो बिजनेस इनकम की तरह ऐड हो जाएगी और उस पर जो भी टैक्स बनेगा वो एचयूएफ को देना पड़ेगा। एचयूएफ के टैक्सेशन और इंडिविजुअल का टैक्सेशन एग्जैक्टली सेम है, बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। न्यू टैक्स रिजीम में जहां 87A के तहत 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जो भी टैक्स बनता है 60,000 रुपए का, वो हमें रिबेट मिल जाती है 87A की। लेकिन एचयूएफ के लिए ये रिबेट नहीं है। मान लीजिए 12 लाख रुपए की एचयूएफ की इनकम है और 12 लाख रुपए की ही इंडिविजुअल की इनकम है, तो इंडिविजुअल का टैक्स तो जीरो होगा, लेकिन एचयूएफ का 60,000 रुपए का टैक्स बनेगा एज पर न्यू टैक्स रिजीम जो 2025-26 में लाइव है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए मिस्टर शर्मा सैलरी इनकम में 12 लाख रुपए कमाते हैं, प्लस उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो उनको मिली हुई अपने नाम पर और उससे 12 लाख रुपए की रेंटल इनकम भी आती है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो रेंटल इनकम है उस पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन हटाने के बाद उनकी टैक्सेबल इनकम बन जाती है 20,40,000 और उस पर नेट टैक्स बनता है 2,10,000 रुपए का न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से। इसके अलावा इनका 3 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है जिसमें 112A का 1,25,000 रुपए की इनको एग्जम्प्ट हो जाती है और बचे हुए पर 12.5% के हिसाब से इनका कुछ
35,000 रुपए का टैक्स और बन जाता है। मतलब इनका जो टोटल टैक्स बना वो 2,31,000 सेस मिलाकर 2,41,000 रुपए का बना। अब यहीं अगर शर्मा जी ने प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करके एचयूएफ पहले ही बनाई होती और अपनी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो अपने नाम ना लेकर अपने एचयूएफ के नाम पर ले ली होती, तो उस पर्टिकुलर केस में इनकी इनकम का क्या होता और इनका टैक्स कैसे बचता। तो इस पर्टिकुलर केस में मान लीजिए जो सैलरी इनकम है केवल वही के वही शर्मा जी के अकाउंट में आ रही है, तो उनका जो टैक्सेबल इनकम बना वो बन गया जीरो, क्योंकि 12 लाख रुपए तक जो टैक्स होता है न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से वो बिल्कुल जीरो होता है। इसके अलावा जो उनके स्टॉक्स हैं वो भी उन्होंने आधे तो खरीदे अपने नाम पर और आधे एचयूएफ में जो कैपिटल बिल्ड होती गई उससे खरीदे। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो भी आइडियल कंडीशन में 3 लाख रुपए का आधा आधा हो गया। 1.5 लाख शर्मा जी के अकाउंट में आ गया और 1.5 लाख शर्मा जी के एचयूएफ में चला गया। अगेन ये पूरी एक हाइपोथेटिकल कंडीशन समझा रहा हूं ताकि आप इस पावर को समझ जाएं। हो सकता है नंबर्स कुछ ऊपर नीचे हो आपके पर्टिकुलर केस में, लेकिन आप कंसेप्ट समझिए। तो अब जो शर्मा जी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना वो केवल 1.5 लाख का बना, जिसमें 1,25,000 रुपए की रिबेट मिल गई। बच्चे हुए 25,000 पर 12.5% के हिसाब से कुछ टैक्स बन गया और ओवरऑल वही टैक्स है, मान लीजिए 3,000 रुपए का ओवरऑल टैक्स देना पड़ रहा है शर्मा जी को। अब सिमिलरली एचयूएफ के केस में 12 लाख रुपए की तो रेंटल इनकम आ गई, उसके अलावा 1.5 लाख रुपए तक का एलटीसीजी आ गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए 12 लाख रुपए में से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन हटाने के बाद जो 8,40,000 रुपए बनते हैं, यहाँ पर आप बोलेंगे टैक्स जीरो होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। पहले 4 लाख रुपए तक की टैक्स जीरो होगा, बचे हुए 4,40,000 रुपए पर 24,000 रुपए का टैक्स बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो 87A की रिबेट है वो एचयूएफ में नहीं है। तो ओवरऑल एचयूएफ का जो टैक्स बना वो कुल मिलाकर 28,000 रुपए बना। अब डिफरेंस देखिए, अगर सिर्फ शर्मा जी अपने नाम पर सारी इनकम ले रहे थे, अपनी सैलरी भी ले रहे थे, रेंटल इनकम भी ले रहे थे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी ले रहे थे, तो उनका जो टैक्स बन रहा था वो 2,40,000 रुपए का बन रहा था। वहीं इसे 2 में डिवाइड करने पर जो टैक्स बन रहा है वो लगभग 30,000 रुपए के आसपास बन रहा है। तब आप समझ गए होंगे किन केसेस में एचयूएफ आपको बेनिफिट दे सकती है। अगर आपकी सिर्फ एक सैलरी इनकम आती है, उसके अलावा आप ना कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, ना कोई आपका रेंटल इनकम है, ना कोई कैपिटल गेन है, ना आप आईपीओ में अप्लाई करते हो, तो भाई एचयूएफ आपके काम की नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ी भी टैक्स प्लानिंग करते हो, अपने इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देते हो, तो एचयूएफ कैन बी अ बिग एसेट, जिसमें आप लॉन्ग टर्म में कैपिटल तो बिल्ड कर ही सकते हो, बल्कि ढेर सारा टैक्स भी बचा सकते हो। अब देखिए जो एक एचयूएफ बनी है ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी, उससे बाद में डिसॉल्व कर दिया, एक एलएलपी बना दी, उसे डिसॉल्व कर दिया, लेकिन एचयूएफ तो रिश्ते हैं, इसे आप कैसे डिसॉल्व कर सकते हो? इसमें बस पार्टीशन होता है। तो एचयूएफ के जो को पार्टनर है वो एचयूएफ में पार्टीशन के लिए बोल सकते हैं, और जिस तरह से परिवार सेपरेट होते हैं उसी तरीके से एचयूएफ की भी जो प्रॉपर्टी है वो परिवार में सेपरेट हो जाती है। इनकम टैक्स एक्ट में एचयूएफ का जो पार्टीशन है उसे एक नॉन टैक्सेबल इवेंट बोला गया है। अब एचयूएफ में जो कैपिटल बिल्ड हो रही है, क्या उसे एज अ लोन उसके मेंबर्स को पार्टनर्स को दिया जा सकता है, एंड वाइस वर्सा, क्या मेंबर्स अपनी एचयूएफ को लोन दे सकते हैं? अगर एचयूएफ में लोन लेना है, फॉर एन एग्जांपल मुझे एक इन्वेस्टमेंट करना है एचयूएफ के नाम पर, जिसमें मैं कोई पर्टिकुलर शेयर्स खरीदूंगा, मैंने मेरे फादर से 25 लाख रुपीस गिफ्ट नहीं लिए, क्योंकि गिफ्ट लेता तो पूरा 25 लाख टैक्स हो जाता। तो मैंने क्या किया, पिताजी से लोन लिया। आप बोलेंगे अनूप जी लोन लेने से क्या फ़र्क पड़ता है? पहली बात, लोन और गिफ्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। गिफ्ट टैक्सेबल हो सकता है, एचयूएफ में लोन नहीं होगा। हाँ, जैसे ही लोन ले रहे हो तो ये बात ध्यान रखो, कुछ इंटरेस्ट जरूर दो। अब क्वेश्चन आता है कुछ इंटरेस्ट कितना, तो मैं बोलूँगा बैंक रेट के आसपास तो दो, कम से कम 8%, 10%। तो मैंने मेरे फादर से 25 लाख रुपए 8% की रेट पर लोन लिया, मेरी एचयूएफ की बुक्स में उसे लोन दिखा दिया। फिर बाद में मैंने उस 25 लाख से सपोज साल का 20% रिटर्न कमा लिया। अपने दिमाग से एचयूएफ के फंड्स को यूज़ किया, इक्विटी मार्केट में या किसी भी और तरीके से 20% रिटर्न कमाया। इस 20% रिटर्न में से जो 8% मैंने मेरे फादर को दिया वो डिडक्शन ले लूँगा, और बाकी का जो 12% है उस पर मैं टैक्स दे दूँगा। तो ये तो हुआ एचयूएफ में लोन लेना। It is not only that the HUF can take loan from your relative, HUF can take loan from banking institution and anybody else even. अब रही बात, क्या HUF का पैसा लोन में दे सकते हैं क्या? फॉर एन एग्जाम्पल मेरी HUF है, उसमें 50 लाख रुपए पड़े थे और मैं एक पर्सनल नेम पर प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना HUF के फंड निकाल करके ले जाऊँ और उससे अपनी एक नाम की प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ। तो अगर आप एचयूएफ से पैसा ले रहे हैं, और मैं इसे गिफ्ट नहीं ट्रीट कर रहा, लोन ले रहा हूं, तो क्या मैं एचयूएफ से पैसा ले सकता हूं लोन में? बिल्कुल लिया जा सकता है। एचयूएफ अपने मेंबर्स को लोन दे सकती है,
को पार्टनर को लोन दे सकती है, नॉन मेंबर को भी लोन दे सकती है, पर हाँ इंटरेस्ट चार्ज करना मत भूलिए। आई वुड रिकमेंड इंटरेस्ट मस्ट बी चार्ज इन सच सर्कमस्टांसेस टू प्रूव द जेन्युइननेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब इनकम टैक्स की नजर में तो एचयूएफ एक इंडिविजुअल एंटिटी है, लेकिन क्या एक एचयूएफ किसी कंपनी में डायरेक्टर बन सकती है, किसी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है, या फिर पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर बन सकती है? आंसर होगा हाँ और ना। तो देखो, एचयूएफ है वो कंपनीज के शेयर्स तो खरीद ही सकती है, लेकिन डायरेक्टर नहीं बन सकती, क्योंकि डायरेक्टर तो एक इंडिविजुअल होता है। सिमिलरली पार्टनर भी नहीं बन सकती, क्योंकि पार्टनर भी कोई इंडिविजुअल होता है जो वहां पर जाकर पार्टनर की तरह एक्ट करेगा, काम करेगा। लेकिन हाँ, एचयूएफ की तरफ से एक कर्ता नॉमिनेट होकर जरूर डायरेक्टर, जरूर पार्टनर बन सकता है, लेकिन मैं इसे रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि कई सारे कोर्ट केसेस हैं जो इस प्रैक्टिस को गलत भी बताते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप कोई एलएलपी बना रहे हैं या फिर कोई प्राइवेट लिमिटेड बना रहे हैं, तो उसमें एज ए इंडिविजुअली डायरेक्टर बने या पार्टनर बने, एचयूएफ को ना बनाए। तो अगर आपको एचयूएफ का पूरा कंसेप्ट समझ आ गया है तो जरूर वीडियो को एक छोटा सा लाइक करते जाना, वीडियो के कॉमेंट में लिखते जाना कि मजा आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने ऑलरेडी अपनी एक एचयूएफ बना रखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ज़ीरोधा का डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक दे रहा हूं, जहां से आप अपना डीमैट अकाउंट खोलकर एचयूएफ के थ्रू आईपीओ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, जो कैपिटल गेन अर्न करने की जर्नी है एचयूएफ में, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जाते जाते दोस्तों याद रखना, पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा ओडू कम्युनिटी डेज का, जिसमें आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं और अटेंड कर सकते हैं बहुत बड़ी टेक एंड बिजनेस इवेंट।